आपको मार्केटिंग डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, आपको कंपटीशन समझना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद समझना, अपने आप को समझना ज़रूरी है और सामने वाले को भी समझना ज़रूरी है। केवल आप कोई 10 रुपए की चीज़ ही बना रहे हो या आप कोई 1000 रुपीज़ की चीज़ ही बना रहे हो। अगर आप वो 1000 रुपीज़ की चीज़ बना रहे हो तो वो कौन से कस्टमर के लिए सही है और कौन से कस्टमर के लिए सही नहीं है, वो आपको पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है। अब अगर किसी भी लेडीज़ को कॉस्मेटिक्स लगाना है, तो जब तक वो उस प्रोडक्ट को फील करके, टच करके देख नहीं सकती, तब तक उसको वो समझ में नहीं आएगा कि उसकी अपीयरेंस कैसे होगी। जो कंपनी बूटस्ट्रैप से होती है, उसके पास उतना R&D करने का एवेन्यूज़ नहीं होता। उनके पास ही बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड मनी होता है। So, ladies and gentlemen, once Steve Jobs quoted, "You have chosen the right business, just assume." You are working hard and harder. You are trying to take all the precautions regarding negligence, but you are unable to reach your target. Here, target means proper production, proper selling, and proper satisfaction, not proper profit. So there the terms comes that is most vital for the business houses, and it needs to take care all the stakeholders of your business, right from the single consumer who is taking or buying your single product to proper production houses. And you need to be good, or you have to work hard on your strategy. And here my knowledge comes to an end. So let's move towards somebody who is a specialist in this segment, who has huge experience of strategy making and giving roadmap to various corporate houses. And he's none other than Sushil Rai sir. So welcome sir, आपका कीमती समय देने के लिए। हेलो, हाय। एंड सबसे पहले तो अगर प्रोफेशनल कॉरिडोर की बात करें और उसमें डीप डाइव करें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रोफेशनल जर्नी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। श्योर। तो देखिए, मेरा कैरियर मैंने 2007 में शुरू किया था और उस समय मेरा भी वही सोच था, जैसे नॉर्मल किसी भी ऑफिस गोइंग होता है जो ग्रेजुएट पास होता है कि मुझे करना क्या है। बट सिंस हमारे फादर डिफेंस में थे, तो हम लोग को एक एक्सपोजर ये रहा कि हम लोग केरला मुंबई में फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते थे और हमारा एजुकेशन टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ में ही रहा है। तो हम लोग को ये पहले से मालूम था कि कहाँ पे एजुकेशन के बाद हमारा एक एवेन्यू होगा, जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हम वहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। मैंने वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब शुरू किया, वो तो मेरे बेसिक, जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट, जैसे कंपनीज होती हैं एमएनसीज, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है और मैंने मेरी जर्नी वहीं से शुरू की। लेकिन वहाँ पे मुझे एक कलीग मिली जिसने मुझे बोला कि एक कंपनी है जो मार्केट रिसर्च में लोगों को ट्रेन करती है और उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मुझे थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि मार्केट रिसर्च होता क्या है। मुझे ऐसा लगा कि जो साइंटिस्ट लोग करते हैं R&D डेवलपमेंट, उसमें कुछ ऐसा काम होगा जिससे मुझे सीखने को मिलेगा और मैं बहुत क्यूरियस था कि ठीक है, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट जब मैं वहाँ पे लैंड अप हुआ तो मुझे पता चला कि वो अलग ही एक इंडस्ट्री है, जहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि कंपनीज़ को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, और हर कंपनी को स्टार्ट करने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉस्पेक्ट्स, वो होता है कस्टमर्स। तो वो कस्टमर्स कैसे उनके डोर तक लेके आया जाए, उसके बीच की जो एजेंसीज काम करती है, वो मार्केट रिसर्च एजेंसीज उस तरीके से वर्कआउट करती है। अभी तो हमने एक फेनोमिनन की बात की है, एक एस्पेक्ट की बात की। मार्केट रिसर्च एक वाइल्ड कॉन्सेप्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो वाइडर कॉन्सेप्ट का एक पार्ट ये था कि मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसको लीड जनरेशन बोला जाता है, जिसमें मैंने मेरा कैरियर शुरू किया 5-6 ईयर्स। और मैंने उस कंपनी को छोड़ा नहीं, क्योंकि उस कंपनी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑल्दो फ्रॉम एन इनकम पर्सपेक्टिव वो उतना फ्रूटफुल नहीं था, बट फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव उन्होंने हर तरीके से, हर नॉलेज को इस तरीके से बखूबी हर किसी एग्जीक्यूटिव में डाला कि वो आगे चल के कुछ कर सके। ठीक है, तो वो जो डिसिप्लिन उन्होंने लेके आया उनके थॉट में, उनके प्रोसेसेस में, और जो उनके पीपल में, वहीं से मेरी फंडामेंटल ग्रोथ होनी शुरू हुई। जहाँ पे मैंने ये समझा कि आज मैं एक एजेंसी के पीछे रख के मल्टीपल क्लाइंट्स, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव ऐसा था, या आप बोल सकते हैं कि उनका गोल ऐसा होता था कि वो लोग ग्लोबली ही वर्क करते थे, वो इंडियन डोमेन के लिए वर्क नहीं करते थे।
तो मुझे पहले दिन से ही यूएस की एक्सपोजर पता चली, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो उस समय के यूएई मार्केट है, कनाडा मार्केट है, मुझे ये पता चला कि मिडिल ईस्ट में कैसे वर्क होता है, नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज़ में कैसे वर्क होता है, कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है। तो अलग अलग बिजनेसेस को समझने का मुझे मौका मिला, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और वहीं से मेरी फाउंडेशन शुरू हुई कि मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ है जिसमें मैं कर सकता हूँ। और 6 इयर्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों इस एजेंसी के पीछे रह के ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी नीड क्या है, क्यों ना मैं उस कस्टमर के साथ ही वो काम करूँ और वो समझूँ कि उनको नीड ऐसी होती क्यों है, और उस नीड को हम एंड ऑफ द डे कैसे अचीव कर सकते हैं, रादर देन आप एजेंसी को आउटसोर्स कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए। बट मार्केट रिसर्च ऐसी चीज़ है कि जिसमें वो पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव को बताता है, एंगल को बताता है। तो इसलिए फिर मैंने इंडस्ट्री चेंज किया, मैं डायरेक्टली कस्टमर साइड में काम करने के लिए जब मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ से लेके आज तक सिर्फ मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम करता हूँ। अब लास्ट के कुछ सालों में मुझे मौका मिला, क्योंकि ये टोटली बी टू बी सेगमेंट है। मैंने जो भी पिछले एक्सपीरियंस मेरी 16-17 ईयर्स की थी, वो प्रॉपर बी टू बी में थी। बिकॉज बी टू बी में पूरा का पूरा गेम प्लान अलग होता है, बी टू सी में पूरा का पूरा गेम प्लान अलग होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। और वहाँ से सीखने के बाद जब मैंने उनके साथ 1 साल काम किया, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, आई वॉज फीलिंग पैशनेट अबाउट कि मुझे और भी ये चीज़ें करना चाहिए। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड विद अ कंसल्टिंग रोल, कि जिसमें मैं अलग अलग बिजनेसेस को टच बेस करने लगा। मैं इन्वेस्टर के साथ, मुझे एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, जिसमें मुझे उनकी चीज़ें समझ में आई कि 0 to 1 की कहानी अलग है, जिसमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चीज़ों और इनपुट्स की ज़रूरत है, कि जब एक बिजनेस खड़ा होता है तो हमको किस व्यू पॉइंट से सोचना चाहिए, करना चाहिए, क्या हमको फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहिए, क्या हमको वायबिलिटी चेक करनी चाहिए। तो वहाँ से मुझे एक मौका मिला अपने अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को और एनहांस करने का। थोड़ी सी बात अब करते हैं प्रोफेशनली लाइक स्ट्रेटजी की। मेरी जितनी समझ है, मेरे को ऐसा समझ आता है कि बिफोर डाइविंग डीप इनटू द मार्केट विद योर प्रोडक्ट, आप पहले उस मार्केट के नीड को समझें, प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, कितना यूज होगा, वो उसको समझें। लेकिन मैंने जब थोड़ा और पढ़ा, तो आज के सिनारियो में मैंने देखा कि ये दो तरीके की डिफरेंट मार्केट चल रही है। एक कहीं ऑनलाइन है और दूसरा ऑफलाइन है। तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी मेकिंग में भी इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अलग सोच रखनी पड़ती है, या एक तरीके से काम चल सकता है? नहीं सर, इसमें दोनों के दोनों में अलग सोच होती है। अब सबसे पहले हम इसको इस बात को समझते हैं कि स्ट्रैटेजी का पहले बेसिक्स क्या है। पहले हम वो बेसिक्स को समझते हैं कि स्ट्रैटेजी होता क्या है, किस तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं। तो हर चीज़ों के पीछे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है। अब उसके पहले हमको हम ये समझते हैं कि जो एक स्ट्रेटेजिक रोल है, वो रोल में एक्चुअली ये रोल क्रिएट कैसे होता है। सबसे पहले हम विजन क्रिएट करते हैं। हम एक ये समझते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक गोल का होना बहुत ज़रूरी है। आप एंड ऑफ द डे, आपका जो प्रोडक्ट है वो आप कहाँ पे और किसके लिए बनाना चाहते हो, उस क्लैरिटी को लेने के लिए, और कैसे उस तक पहुंचना चाहते हो, उसकी पहले आपको क्लैरिटी लेनी है, जिसमें हम उसको विजन के पॉइंट ऑफ व्यू में बोलते हैं कि हमको पहले उस विजन को क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। ये आपकी फंडामेंटल प्रिंसिपल 1 है। फंडामेंटल प्रिंसिपल 2 आपका ये कहता है कि एंड ऑफ द डे आपको असेसमेंट करना है। अब असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट ये समझने की मार्केट क्या है, मार्केटिंग की डायनेमिक्स क्या है, आपका कंज्यूमर कौन है, आपका कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न क्या है, कंज्यूमर का डिमांड क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है। पहले आपको इसको समझना ज़रूरी है। आपको अपने को समझना ज़रूरी है, आपको सामने वाले को समझना ज़रूरी है, आपको अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को समझना ज़रूरी है। तो ये होता है असेसमेंट, जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल 2 होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल 3 आपका इस तरीके से होता है कि आपको अलाइनमेंट लेके जाना है। अब अलाइनमेंट चीज़ क्या होती है? अलाइनमेंट चीज़ ऐसे होती है कि जो विजन आपका चल रहा है, क्या आपके टीम में भी वही विजन उनके दिमाग में भी है? जो ऑब्जेक्टिव आपका लीडर बना रहा है, आपका सीईओ बना रहा है, क्या वही ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स में, मैनेजर्स में, वीपी में, डायरेक्टर्स में भी वही ऑब्जेक्टिव है? तो वहाँ पे एक अलाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है उस पर्सपेक्टिव को, बिकॉज बिजनेस उसी से रन होता है, ठीक है। चौथा पर्सपेक्टिव होता है, या चौथा फंडामेंटल होता है आपका डिसीजन मेकिंग।
जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो इसमें डिसीजन मेकिंग में होता है कि हर छोटे बड़े डिसीजंस में टीम का सपोर्ट करना, टीम का रिकमेंडेशंस लेना, टीम का इनपुट लेना, और जो हमारी प्राइम गोल है उसको रीच करने के लिए जो भी छोटे बड़े इनपुट्स लेने, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और पांचवी चीज आप इसको इस तरीके से समझिए कि इनोवेशन और एडेप्टेशन, ये हमारे को बहुत ज़रूरी है किसी भी स्ट्रैटेजीज में, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहा है, जिस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर बढ़ रहा है, जोग्राफी की नीड्स अलग अलग हो रही है। अभी जो एक इंडिया का यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक यूएस के यूज़र से डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, वहाँ का रहने का तरीका लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ का रहने का लाइफस्टाइल अलग है। तो आप एक प्रोडक्ट को दोनों जगह पे नहीं चला सकते। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस रीजन में, किस जोग्राफी में, किस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चलना चाहिए। तो ये 5-6 जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस में कैसा है। अब देखिए, जैसे आज D2C कंपनीज आ गई जिसको हम डायरेक्ट टू कस्टमर्स कंपनीज बोलते हैं, जिसमें एंड ऑफ द डे मीडिएटर्स नहीं है। उसमें ऐसा है कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर बीच में जो होलसेल रिटेल का जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम होता था वो सप्लाई चेन पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब इसमें कैसा है कि सबसे पहले हम जैसे कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न हम ये समझे कि आज से 10 साल पहले हर चीज़ों को लेने के लिए कस्टमर को शॉप में जाना पड़ता था, वो चीज़ों को लेके आना पड़ता था, वहाँ पे वो चीज़ें आपको मिलती नहीं थी, आपको एक लॉजिस्टिक के अपने एक्सपेंसेस को उठा के और वो चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाके उसको कंज्यूम करने के लिए लेके आना पड़ता था, प्रोक्योर करना पड़ता था। अब ट्रेंड ऐसा हो गया है कि आज से 10 साल बाद, जब हम आज से 10 साल पहले एआई की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिर्फ हम बात कर रहे थे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिर्फ हम बात कर रहे थे, लेकिन उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि वो ही प्रोडक्ट आपके घर तक भी आ सकता है। करेक्ट। लेकिन आज वो पॉसिबल हो गया। किसी न किसी ने तो सोचा कि हम इस चीज़ को क्यों नहीं लेके जा सकते, बिकॉज हर चीज़ ले आने के लिए एक सर्टन कॉस्ट देना है जो कस्टमर देने को तैयार है। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज भी ऑफलाइन ही चलती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन ही चलती हैं। तो ये जो सेग्रीगेशन है ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक्स है। अब अगर किसी भी लेडीज़ को कॉस्मेटिक्स लगाना है तो जब तक वो उस प्रोडक्ट को फील करके, टच करके देख नहीं सकती, तब तक उसको वो समझ में नहीं आएगा कि उसकी अपीयरेंस कैसे होगी। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन बेचने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे बेच पाएंगे? मुश्किल होगा। बट वो एआई के थ्रू इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक स्पेसिफिक शेड है, अब वो शेड आपके स्किन पे कैसे दिखेगी, तो वहाँ पे बकायदा एक इंसान या एक इंसान को करके दिखाना पड़ेगा कि अगर आप ये शेड यूज़ कर रहे हैं तो अगर मेरी ब्लैक स्किन है तो इस पे कैसे अपीयर करेगी, अगर मेरी व्हिटिश स्किन है तो इस पे कैसे अपीयर करेगी, और मेरी वाइट स्किन है तो उसके, तो वो कंज्यूमर को उस फील तक पहुंचाने के लिए पहले उसको उस वीडियो के माध्यम से उसको बताना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन उसको उस तरीके से क्या, तो इसमें दोनों स्ट्रेटेजी अलग है। आप अगर एक शॉप में जाते हैं और अगर आपको मस्कारा लेना है तो वो तुरंत एक लाइन खींच के आपको बता देगा कि ये इंटेंस है, कि लाइट है, कि ये हो गया। अब आपको उसी में ऑनलाइन देना, ऑनलाइन कोई उतना नहीं समझा पाएगा आपको कि भाई उसकी इंटेंस क्या है वो। हाँ, कोई करके अगर बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये दोनों में फैक्टर्स अलग अलग है। तो इसीलिए ऑनलाइन की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो अलग काम करेगी, ऑफलाइन की जो स्ट्रैटेजीज है वो अलग काम करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वायबल होता है वो ऑफलाइन होता है, क्योंकि जब तक कस्टमर उसको फील नहीं करता, समझता नहीं, देखता नहीं, तब तक उसके अंदर वो चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे शूज़ है, अब शूज़ में आपको पता है कि आपको फिटिंग करना है और आपको पहन के जाना है, तो आज शूज़ ऑनलाइन भी मिलते हैं। आप आते हैं, आपको 7 डेज की रिटर्न वारंटी मिलती है, आपने आया, चेक किया, चेक करने के बाद आपने पहना और आपने वापस दे दिया। अब इसके लिए तो नहीं कि आपको बाटा शोरूम जाना है, आपने वहाँ पे अपना लॉजिस्टिक्स लगा के आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं, बाटा शूज़ का एक शू पहन रहे हैं, उसके स्लीपर्स आप पहन रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, फिर आप उसकी कंफर्टेबिलिटी को कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है। That's how market along with customers are grooming.
यस। मेरे को एक एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन इसमें लगता है, जब मैं ऑनलाइन मैंने पढ़ा और ऑफलाइन पढ़ा, कंडीशंस ऐसी कहती कि अपने आपका प्रोडक्ट कैसा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट उससे ज़्यादा ये है कि एक्चुअल में नीड क्या है लोगों की, उस यस। हिसाब से उस प्रोडक्ट को चेंज यस। करते हैं। यस। मैं आपको आपसे सजेशन चाहे और एक कमेंट भी चाहता हूँ। नॉर्मली आज अगर ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, जहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत बड़ा पार्ट है, अच्छा रोल प्ले कर रही है। मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा है कि लास्ट ईयर 12th में आप फेल कर गए थे, क्या आप दोबारा भी फेल होना चाहते हैं? लास्ट ईयर 11th में मार्क्स आपके कम आए थे, क्या आप दोबारा भी कम मार्क्स लाना चाहते हैं? ये एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी बिजनेस हाउसेस के लिए हो सकता है। जिस कस्टमर के लिए बनाया गया है उसके माइंड के साथ मैनिपुलेशन है, जहाँ तक मेरी समझ जाती है। आपको क्या लगता है? देखिए, अब इसमें कैसा है कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारा जो एजुकेशन है, जो स्कूल है, वो एक कंपनी से डिफरेंट है। अब ये कैसे डिफरेंट है, पहले मैं आपको एक बेसिक्स बताता हूँ कि देखिए, जैसे एक कंपनी होती है, तो कंपनी हमेशा एक प्रॉफिट मॉडल पे काम करती है, ठीक है। और अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में, अगर लेमैन टर्म्स में यूजर्स को बताने की कोशिश करूँ, तो ये इस तरीके से होता है कि कंपनी हमेशा एक रेवेन्यू मॉडल पे काम करती है और स्कूल हमेशा लर्निंग मॉडल पे काम करता है, ठीक है। अब इसके पीछे का डायनामिक्स इस तरीके से काम होता है कि जब हम कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे हम अपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। लेकिन स्कूल में हमारा कस्टमर्स कौन होता है, वो होता है स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू मॉडल किस तरीके से काम करेगा, हमारा प्रॉफिट किस तरीके से हम अपने बुक्स में बनाएंगे जिसके वजह से हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्कूल का पर्सपेक्टिव वो नहीं है। तो स्कूल का पर्सपेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है, स्कूल का पर्सपेक्टिव है वो बच्चा, ठीक है। वो बच्चा ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चे में एंड ऑफ द डे आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ तो आपका प्रॉफिट है ना, लेकिन यहाँ पे तो आपका वो है कि क्या वो आपका बच्चा फ्यूचर लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा। दैट्स व्हाट द स्कूल पर्सपेक्टिव शुड बी। आप होते तो इस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते कि नहीं? अगर ये जो मैंने बताया हम्म। उसमें कि ये ऑनलाइन प्रोडक्ट का एक्चुअली एडवर्टीजमेंट है, हम्म। जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन नाम नहीं यूज़ नहीं, नहीं मैं करते इसमें हैं। बिलीव नहीं करता, बिकॉज देखिए, मेरे लिए, मैं अगर एजुकेशन को देखूं, तो मुझे ये लगता है कि एजुकेशन एक कम्युनिकेशन है। एजुकेशन तो एक फैसिलिटेटर है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, आपके पास एक बगीचा है, एक लॉन है, और वो लॉन में आपने एक साथ बहुत सारे सनफ्लावर्स आपने उगाने की कोशिश की, तो क्या आप एक सनफ्लावर को दूसरे सनफ्लावर के बीच में कंपटीशन करवाएंगे क्या? तो आपको ये पता है कि आप वहाँ पे एक ही टाइप के सॉइल डालेंगे, एक ही टाइप के उसकी इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स डालेंगे जिससे वो ब्लूम करेगा। अब वो ब्लूम भी करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे किसी का ग्रोथ जल्दी हो जाएगा, किसी का ग्रोथ स्लो हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे वो सेम लॉन में कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप कंपटीशन नहीं कर रहे, वहाँ पे आप ये उसकी सुंदरता तक पहुँचने तक का आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है कि जब वो ब्लूम करेगा तो एंड ऑफ द डे कितना सुंदर दिखेगा वो। तो एजुकेशन को उस तरीके से, उस नज़रिए से देखना चाहिए कि हम एक फैसिलिटेटर हैं, हम एक बच्चे के हर एक कैलिबर को एक ब्लूम करना चाहते हैं। मतलब जो हम एंड ऑफ द डे जो ग्रोथ देखना चाहते हैं, वो उसकी सुंदरता को देखना चाहते हैं कि वो बच्चे ने कितना अच्छे से निखार आया, वो बच्चे ने आगे क्या किया, कैसे किया। स्ट्रेटजी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इसको और माइन्यूट लेवल से मैं आपसे समझना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ बात करना, ये आपने जो 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस के स्ट्रेटजी के लिए, क्या वो पर्टिकुलर स्टार्टअप पे भी सेम जाएगा और जो बिजनेस हाउसेस जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उनके लिए सेम जाएगा, या इसके बीच में आप कुछ डिफरेंस देखते हैं? नहीं, देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है। जी। वो प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होते। हाँ, उसमें पर्सपेक्टिव ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म बिजनेसेस होते हैं, जिन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं, उनमें जो विजन स्टेटमेंट होता है वो टोटली अलग होता है, और जो स्टार्टअप में होता है वो टोटली अलग फ्रेमवर्क पे काम करता है। वो क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में आप अभी एंड ऑफ द डे आपका गोल ये होता है कि मैं एस्टैब्लिश के स्टेज पे कब पहुंच सकूं। तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग्स होते हैं वो बहुत फास्टर वे में किए जाते हैं, और उसके आउटपुट और रिजल्ट्स फास्टर वे में एक्सपेक्ट किए जाते हैं।
जबकि ऑलरेडी जो कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी है उसका गोल वो पर्सपेक्टिव पे नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेसेस में जो बिग बिजनेसेस हम बोलते हैं वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, उनको समझ में आ चुका है कि हमको जाना है, वो आगे के 5 साल 10 साल 15 साल के बारे में सोचते हैं। स्टार्टअप अपने पहले 3 साल के बारे में सोचते हैं कि हमको पहले इस 1 से 3 साल में जाना क्या है, हमारा फर्स्ट ईयर में हमारा प्लान क्या है, हमारा सेकेंड ईयर में प्लान क्या है, हमारा थर्ड ईयर में प्लान क्या है। जब एक स्टार्टअप अपने 7 ईयर्स की जर्नी कंप्लीट हो जाता है, वो जब उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि अब वो थोड़ा स्टेबल हो चुका है, फिर वहां से 7 ईयर्स के बाद उसकी जर्नी शुरू होती है। इसलिए एवरी स्टार्टअप में एक 7 ईयर्स, 6 to 7 ईयर्स मिनिमम स्टेबिलिटी लाने के लिए चाहिए रहता है। 6 to 7 ईयर्स हर एक स्टार्टअप को स्टेबिलिटी की पीरियड में गुजरना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 to 7 ईयर्स अपने बिजनेस को सर्वाइव कर लिए तब तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने 6 to 7 ईयर्स आपने बहुत कड़ी मेहनत की, आपने सब कुछ लाने की कोशिश की और आपको लग रहा है कि वो नहीं चलने वाला है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से उसको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, उसको आगे लेके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि, बिकॉज देखिए एंड ऑफ द डे मनी इंपॉर्टेंट है, राइट? आप बर्न कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, भले वो इन्वेस्टर का हो या आपका खुद का हो, वो बर्न हो रहा है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा, अगर वो सर्विसेज नहीं चल पा रही, या कस्टमर की प्रेफरेंसेस आपको नहीं समझ में आ रही है, कस्टमर का एंगल, बिकॉज एंड ऑफ द डे कस्टमर को कंज्यूम कर रहा है, जब आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तब समझ में आता है। तो इसलिए स्टार्टअप का जो एंटायर फ्रेमवर्क है और एक बिग बिजनेसेस का फ्रेमवर्क, ये दोनों अलग अलग मॉडल पे काम करते हैं, ये दोनों सिमिलर सॉरी नहीं फॉर होते। इंटरप्शन, लेकिन स्टार्टअप के बारे में जब मैंने थोड़ी सी और जानकारी ली तो स्टार्टअप को भी दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा जिसके पास एक लंप सम अमाउंट होता है कि आने वाले टाइम में साल 2 साल में अगर बिजनेस बहुत अच्छा रन नहीं कर रही है तो बैकअप है उसके पास। एक स्टार्टअप ऐसा जिसने इन्वेस्ट करके स्टार्ट तो कर लिया इस इमेजिनेशन के साथ कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाएगा, चीज़ें आती रहेंगी एंड सो ऑन, एक सर्कल चलाते रहेंगे। क्या यहाँ पर डिफरेंस रहता है स्ट्रेटजी मेकिंग में? हाँ रहेगा ना सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अब वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऑलरेडी एक आप दो सेट इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी ए है जिसकी जो एजुकेशन सेक्टर में भी है और हेल्थ केयर सेक्टर में भी है, और उसको तीसरा एफएमजी सेक्टर में जाना है। तो जब वो एफएमजी सेक्टर में जाएगा तो वो वहाँ पे जो कंपनी स्टार्ट करेगा वो स्टार्टअप ही है, लेकिन उसके पास दो एस्टैब्लिश बिजनेस है जहाँ पे उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो एवेन्यू है जिससे वो तीसरी स्टार्टअप को चला सकता है, क्योंकि उसके पास वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है जिसके वजह से वो इन्वेस्ट करके उस गोल तक रीच कर पाता है। लेकिन अगर हम एक स्टार्टअप की बात करें जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के पास एक्सपीरियंस है, एंटरप्रेन्योर्स को ये पता है कि मुझे जाना कहाँ है, और उसको ये पता है कि भाई मेरे पास कैपिटल कितनी हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको उसी कैपिटल में खेलना है, वो उसी कैपिटल में खेल के अपने बिजनेसेस को चलाता है, राइट? तो इसलिए ये दोनों सिस्टम अलग अलग फ्रेमवर्क में काम करते हैं। यहाँ पे एजिलिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एजिलिटी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें कैसे थोड़ा रेस्ट एश्योरेंस रहता है कि आपके पास आर एन डी करने के लिए एवेन्यूज हैं, आप आर एन डी करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और मॉडिफाई करके उस पहुंच सकते हो। लेकिन जो कंपनी बूटस्ट्रैप से होती है उसके पास उतना आर एन डी करने का एवेन्यूज नहीं होता, उनके पास ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड मनी होता है, जिसके अंदर उनको वो चीज़ें लेके आनी है जो कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे उनके डिमांड के हिसाब से वो प्रोडक्ट फिट बन जाए। तो इसीलिए दोनों अलग अलग स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे किसी खास व्यूवर्स का है वो था उनका कि अगर सर से उसको एड्रेस करा पाए तो कराते हैं। वो एक्चुअली कैसे बिजनेस में है जो डे टू डे यूज़ का है, कंज्यूमर मतलब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, ड्यूरेबिलिटीज़ कम है उसकी। क्या है स्ट्रेटजी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए? मैं स्पेसिफिक नाम लेके भी आपसे वो शेयर करता हूँ। लेगिंग्स और जैगिंग्स जो अपैरल्स है उसका बहुत कम ड्यूरेशन रहता है उसका। वहाँ पर जो शुरुआत के 2-3 सालों में उनकी एक थी, हाई थी, बहुत तेज़ी से गई थी वो, लेकिन समहाउ एक डाउन देखने को मिल रहा है उनको। क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है उनको? सबसे पहली बात देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आपको सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस सस्टेनेबल पोजीशन में हमेशा होना चाहिए, ये आपको डे वन से ही पहले समझना है। क्योंकि जब शुरू में जब आप डिमांड क्रिएट करते हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि लेगिंग्स है, जेगिंग्स है, आप इसको इस तरीके से चला रहे हो। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि कस्टमर का एंड ऑफ द डे उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एक्सपीरियंस क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स में देखता हूँ वो ये होता है कि लोग कस्टमर को सुनना ही नहीं चाहते, वो ये
एक चीज़ें थोपना चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सही है और वो इसी तरीके से काम करता है और वो वन ऑफ द बेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं उस चीज़ों को समझने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको कस्टमर की बाइंग और कैपेसिटी नीड समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि कस्टमर का एक स्ट्रैटेजी में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो फंडामेंटल होता है असेसमेंट। अभी असेसमेंट का मेरा कहने का मतलब होता है कि आपको मार्केटिंग डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, आपको कंपटीशन समझना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद समझना, अपने आप को समझना ज़रूरी है और सामने वाले को भी समझना ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई 10 रुपये की चीज़ ही बना रहे हो या आप कोई 1000 रुपीज़ की चीज़ ही बना रहे हो। अगर आप वो 1000 रुपीज़ की चीज़ बना रहे हो तो वो कौन से कस्टमर के लिए सही है और कौन से कस्टमर के लिए सही नहीं है, वो आपको पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है। तो बेसिकली आप सेगमेंट की बात कर रहे कस्टमर हैं। सेगमेंटेशन की बात कर जी। रहा हूँ, ठीक है। अभी कस्टमर सेगमेंटेशन में आपको ये समझना है कि जिसकी कैपेसिटी 500, उसको आप क्या वैल्यू एडिशन देना चाहते हो, और जिसकी कैपेसिटी 999 पेमेंट करने की है उसकी आप क्या देखना चाहते हो, जिसकी कैपेसिटी 2000 पेमेंट करने की है उसमें क्या देखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेगिंग्स की बात कर लें तो लेगिंग्स नॉर्मली डेली वेयर है, राइट, अब डेली उसको यूज़ करते हैं। अब उसमें आप क्या क्वालिटी देना चाहते हो वो आपको डिपेंड है कि आपके कस्टमर के पास क्या है पेइंग कैपेसिटी, और उस पेइंग कैपेसिटी में आप क्या क्वालिटी प्रेफर करना चाहोगे। तो अब जो डेली वेयर है, आपने बोला कि उसने राइज किया और फिर अचानक से उसका बैक ड्रॉप हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा सिस्टम मैसअप हुआ होगा जहाँ पे उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई रहेगी, या उनकी जो जोग्राफी रीच है जहाँ पे, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी काम करती है वो होती है कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, एंड ऑफ द डे एक कस्टमर आपके पास कितने महीने कितने सालों तक आपके पास टिक रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कोई एक प्रोडक्ट जैसे पसंद किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप एक वॉशिंग मशीन का कवर लेते हैं। अब एक स्टार्टअप होती है, वो शुरू में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट आपको 200 रुपये में एक दे देती है। आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको ओपन मार्केट में भी जाएंगे तो किसी भी ओपन मार्केट में जाएंगे तो आपको वॉशिंग मशीन कवर 100-150 रुपये में मिल जाएगी, राइट। लेकिन आप 200 रुपया क्यों देंगे उसके लिए, तो आप पहले कंज्यूम करके देखेंगे। अब अगर आपका 200 रुपये का वॉशिंग कवर 2 साल निकल गया तो वो आपके लिए वर्थ है ना। तो आपको फिर सोचना नहीं है, आपको उसी प्रोडक्ट को वापस से मंगाना है। लेकिन अगर दूसरी बार 2 साल के बाद मैंने वही सेम प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन कवर मंगाया उसी 200 रुपीज़ में, या मान के चलिए इन्फ्लेशन की वजह से वो 250 रुपीज़ हो गया, तो अगर 250 रुपये में भी वो आया प्रोडक्ट और वो 6 महीने नहीं चला, तो मेरा वो कंपनी के लिए जो इमेज है, जो मेरा ट्रस्ट है, वो खत्म हो जाएगा, राइट। कि मतलब वो क्वालिटी आपने सस्टेन करके नहीं रखी, कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो वो आपको सबसे पहले जो अपनी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है उसको क्लियर करके रखना ज़रूरी है कि अगर मैं आपको 500 रुपीज़ में या 200 रुपीज़ में जो दे रहा हूँ उसमें आप क्वालिटी एक्सपेक्ट ना करें। आप उसमें उसका लाइफ साइकिल ये पकड़ के चलें कि अगर ये लेगिंग्स डेली वेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम अगर डेली वेयर यूज़ होगा तो आपको यहाँ तक भी सोचना है कि वो वॉश कैसे होगा। आपको ये समझना है कि अगर वो वॉश हैंड वॉश होगा कि मशीन वॉश होगा, और अगर हैंड वॉश होगा तो वो कब तक उसको उसका आपका जो प्रोडक्ट है, जो क्लोथ है, वो सस्टेन कर पाएगा, और मशीन वॉश होगा तो भी वो प्रोडक्ट कितना सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि उसको रेगुलर साफ होना है, वो होना है, उससे वजह से फैब्रिक अफेक्ट करती है। अब अगर वो फैब्रिक अफेक्ट करेगी तो आपको ये पहले ही समझना है कि भाई ये कस्टमर को कम्युनिकेट करना है आपको। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेट करना है कि भाई ये डेली वेयर है, आप हैंड वॉश करें मशीन करें, इसका जो लाइफ होगा वो मैक्सिमम आप अगर सही तरीके से पहने या रफ भी यूज़ करें तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स के ऊपर आप उसको नहीं करते, ये सब पब्लिक को पता है, राइट। आज आप समझिए कि आप स्ट्रीट में जाते हैं, आप एक 200 रुपीज़ का टी शर्ट खरीद के ले गए, आपको लगता है यार बहुत अच्छा टी शर्ट है, तो वो 200 की टी शर्ट में और एक एलन सोली जो 2000 रुपये का टी शर्ट बेच रहा है उसमें फ़र्क क्या है, उसमें फ़र्क फैब्रिक का है ना सर। अगर वो 2000 का टी शर्ट बेच रहा है, आप उसको आप रफ भी यूज़ करें तो भी वो 2.5 साल से 3 साल के बाद भी वो फैब्रिक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आप वही फैब्रिक 200 रुपये का टी शर्ट लेके आइए, या फर्स्ट वॉश में वो फेड आउट हो जाएगी। तो वो दोनों के फैब्रिक में असर है ना, और ये कस्टमर को पता है कि मैं 200 रुपये का पहन रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो फेड आउट होना है। लेकिन क्या एज अ ब्रांड आप वो कस्टमर को कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या आप उसको बता रहे हो डिस्टिंक्शन में कि 200 रुपीज़ वाला भाई ऐसा होगा, 500 रुपीज़ वाला आपका ऐसा होगा। अगर आप 999 पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, आपका एटलीस्ट अगर रफ भी यूज़ करेंगे इसका फैब्रिक ऐसा है कि आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले दिन से समझना, जो मैंने आपको बोला कि असेसमेंट आपको समझनी पड़ेगी कि आप किस
पर्टिकुलर मार्केट में जाना चाहते हो, आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है, आपकी टारगेट ज्योग्राफी कौन सी है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी नीड क्या है और वो किस तरीके से चलेगा। सर मैं जो प्रोडक्ट के ड्यूरेबिलिटी की बात है, कस्टमर और जो सेलर है उसके बीच जो कम्युनिकेशन की बात है, इसको मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और है। लाइक हाई क्वालिटी सेम प्राइस और सेम क्वालिटी लो प्राइस, किसी भी स्टार्टअप को रन करने के लिए क्या बेहतर होता है इस दोनों ऑप्शन में से अगर चूज़ करें तो? देखिए देखिए कोई भी अगर स्टार्टअप जब अगर प्रोडक्ट की हम बात करें तो कोई भी स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है तो वो पहले से ही ये गोल बनाता है कि उसकी टारगेट कस्टमर होगी कैसे और कौन होगी। बिकॉज जब जब हम कोई भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं या एक गोल सेट करते हैं, उसमें हम सबसे पहले यही 3 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे या 1 पॉइंट पे हम फिगर आउट करते हैं कि भाई हमारे कस्टमर होंगे कौन और हमको वो पे क्यों ही करेंगे। तो अगर जो बोलते हैं कि भाई मैं प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम मार्केट में यही चीज़ 2000 की मिल रही है और वो 2000 में वो प्रोडक्ट में कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो वो सबसे पहले सर वो गैप को आइडेंटिफाई करता है, वो समझता है पहले कि एक्चुअल में मार्केट गैप है क्या। वो गैप को समझने के बाद वो चीज़ों को प्रोडक्ट को उस तरीके से बनाता है और वो उस गैप को फिल करने को सॉल्यूशनिंग, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशनिंग करने के लिए वो एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कैसा होता है कि अगर आपको लो क्वालिटी का करना है तो आपको ये पता है कि भाई मैं इस फैब्रिक में इस लो क्वालिटी में इसी मार्केट को सर्व कर सकता हूँ, तो आप फिर उसी मार्केट को सर्व करो। अब उसमें आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि प्रीमियम वाला कर देगा कि लोअर वाला कर देगा, लेकिन आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि मेरी मार्केट इसी के लिए बनी, राइट। अब जैसे आप टाटा का समझ लीजिए, टाटा टाटा का जो जूडियो वाला उन्होंने लॉन्च किया है वो क्या है, वो कुछ नहीं है। आप समझिए कि वो वही क्वालिटी की लो क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको ओपन मार्केट में किसी भी लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। बट सिंस ये है कि उन्होंने एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन ये बना दिया कि भाई आपको एक शोरूम मिल गया है जहाँ पे आप जाके वही एक लो प्राइस वाली आप वैल्यू खरीद करके एंजॉय कर सकते हो, वो यूजर एक्सपीरियंस है। रादर देन आप ओपन मार्केट में जा रहे हो, कोई बोल रहा है 50 रुपए की टी शर्ट ले लो, कोई बोल रहा है 100 रुपए की ले लो, कोई बोलता है 250 रुपए की ले लो। तो आपने वो, तो जूडियो खोलने का मतलब ही ये है कि वो उन ऑडियंस को रीच करना चाहता है जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदने की या हाई खरीदने की, और वो यूजर एक्सपीरियंस जो है उसको क्रिएट करने की नहीं है, इसलिए उन्होंने वो मार्केट बनाया, राइट। तो इसमें एंड ऑफ द डे पॉइंट ये आता है कि आपने जो हाई क्वालिटी की बनाई है तो आप उसको लो मार्जिन में या लो प्राइस पॉइंट पे नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आप समझिए कि हर प्रोडक्ट की एक कॉग्स होती है, ठीक है। अगर आपने वो कॉग्स आप मेंटेन करके नहीं चल रहे हो या आपने उसको एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट बना दी जिसको आप लोग, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे आगे चल के। आप सस्टेन कैसे करोगे? आप सोचोगे कि भाई मैं 500 रुपए की जो चीज़ है उसको मैं 200 रुपए में प्रोवाइड कर दूं और कस्टमर उसको वाह वाह बोले, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, राइट। तो आपको ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस क्वालिटी पे, किस प्राइस पॉइंट पे और किस कस्टमर को बेचना चाहते हैं। वो ऑलरेडी डिफाइन होती है, उसके बिना फिर बिजनेस उस तरीके से नहीं चल पाता। सर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपने भी इनिशियली बोला कि जैसे अपना इंडिया है उसको 3 से 4 डिफरेंट पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देते हैं, साउथ का, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ एंड अलग अलग। इसमें ये देखा गया है कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट का जो सेलर और बायर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी एक रोल प्ले करता होगा, जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बाकी आपसे समझेंगे। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किसी और स्टेट में हो रहा है, सेल किसी और स्टेट में हो रहा है, और जिस स्टेट में सेलिंग की जा रही है वहाँ पर इस नाम से सेल की जा रही है कि वहाँ से बन के आया है और वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सेगमेंट अलग है, वेदर अलग है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, लेट्स सपोज कि बुरहानपुर में एक प्रोडक्ट बनाया गया है जो यहाँ के लिए सही नहीं है, उसको दिल्ली में ले जाके बेचा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बुरहानपुर में बनाया गया है, सो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। क्या इसका कम्युनिकेशन में जो कस्टमर के साथ होता है सेलर का, उसमें और आपका जो स्ट्रेटजी मेकिंग होता है उसमें क्या रोल रहता है बेसिकली? देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मतलब कहाँ बनता है और आप कहाँ बेच रहे हो, ठीक है। इसमें ये होता है कि देखिए वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट में वो वैल्यू का। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था जो कि कॉफ़ी के मार्केट में उन्होंने काफ़ी ऊपर तक वो लोग आए हैं
ब्लू टोकाई करके वो कॉफ़ी का प्रोडक्ट है। अब आप अगर उसकी पैकेजिंग में देखोगे तो वो अपने हर पैकेजिंग में जिस फार्म से वो कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उस एस्टेट का ना वो नाम लिखता है प्रॉपर तरीके से कि इस एस्टेट से ये कॉफ़ी आ रही है, और उनको वो रिकग्निशन देता है। वो क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि लोगों को ये पता चल सके कि जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, या हम जो समझते हैं कि कॉफ़ी कहाँ से आ रही है, उनको ये बताना है कि इंडिया में भी वो टैलेंट है, इंडिया में भी वो प्रोडक्शन है, इंडिया में भी वो वॉल्यूम है, इंडिया में भी वो क्वालिटी है। एक बाहर से बंदा आके अपने देश में उस क्वालिटी को समझ रहा है, उस प्रोडक्शन को समझ रहा है, उस मटेरियल को समझ रहा है, और वो चीज़ वो अपने प्रोडक्ट में डालना चाह रहा है, राइट। हमारे यहाँ के बेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर जाके मेड इन इंडिया करके वहाँ के लोग उसको पहनते, खादी का प्रोडक्ट मान के चलिए। खादी के प्रोडक्ट क्यों फेमस चलते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको पता है कि भाई ये खादी का प्रोडक्ट है, हैंडमेड प्रोडक्ट है। हमारे इंडिया में हैंडमेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम उतना एम्फोसाइज देते ही नहीं एंड ऑफ द डे। तो ये चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्यों इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि दूसरे भी अगर किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी हो तो उनको ये पता हो कि भाई इस एस्टेट से अच्छा आता है। तो उस पर्टिकुलर जो एक क्षेत्र है जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन, जहाँ पे उसकी क्वालिटी उन्होंने मेंटेन करके चली, और प्लस उन लोगों को भी, फार्मर्स को एक हेल्प मिलता है कि उनको भी एक नज़रिया पता चलता है, उनको भी एक हेल्प मिलती है, उनको भी एक असिस्टेंस मिलता है कि जो भी प्रोडक्ट वो, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी बीन्स भी बना रहे हैं, तो वो कॉफ़ी बीन्स बनाने के लिए उनको एक्चुअल में क्या क्वालिटी की ज़रूरत है ये उनको कंपनी गाइड करती है। तो जब तक वो कंपनी गाइड नहीं करेगी तो वो बीन्स उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि इनका ट्रेडिशनल काम है, वो लोग एक सेट प्रोसेस पे काम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में कंज्यूमर क्या डिमांड करने की कोशिश कर रहा है, उसको किस तरीके की क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी की ज़रूरत है। वो चीज़ वो ब्रांड गैप को फिल कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि इंडिया में ऐसा नहीं कि स्टारबक्स जो दे रहा था वही अच्छी कॉफ़ी है। तो उन्होंने भी बीन्स की क्वालिटी को स्टडी किया, फिर उस क्वालिटी को स्टडी करके उन फार्मर्स को बताया कि आप इस तरीके से इसको प्रोडक्शन करें, तो इससे जो आउटपुट आएगा ये और बेटर मार्केट में मिलेगा, और हम आपको रिकॉग्नाइज कराएंगे। एंड ऑफ द डे आपको रिकग्निशन मिलेगा कि आप किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं, आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज आएंगे जहां मल्टीपल कंपनीज आके आपसे उस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी के बारे में पूछेंगे। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री।